नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर हिना बख्शी देशमुख, जो कि एशियन सेंटर फॉर ENT हॉस्पिटल की चीफ कंसल्टेंट है। डॉक्टर हिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू सो मच। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं राइनोप्लास्टी यानी कि नाक से जुड़ी सर्जरी के बारे में। तो डॉक्टर हिना, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, राइनोप्लास्टी किस तरह की प्रक्रिया है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, तो राइनोप्लास्टी बेसिकली आमतौर पे नोज़ जॉब की तरह से ज़्यादा फेमस है, इस नाम से ज़्यादा फेमस है। ये बेसिकली नाक की एक प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें नाक के आकार एवं विकार डिफ़ॉर्मिटीज़ को दोनों को सुधारा जाता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी नाक टेढ़ी रहती है, चपटी रहती है, ज़्यादा उभरी रहती है, फैली रहती है। इन पेशेंट्स का हम राइनोप्लास्टी द्वारा उपचार करते हैं और उनकी नाक की शेप को ठीक करते हैं। डॉक्टर हिना, आमतौर पर आप किस तरह के राइनोप्लास्टी के सर्जन्स को या किसी पेशेंट को आमतौर पर देखते हैं? आपकी प्रैक्टिस में अक्सर कई तरह के पेशेंट्स सर्जरी के लिए आते होंगे। अब ऐसे में किस तरह से आप उनके लिए उपचार को चुनती हैं? तो आजकल ये सेल्फी फ़ोटो के चलन के कारण लोग अपने चेहरे की विकृतियों को लेकर काफ़ी अवेयर हो गए हैं, काफ़ी उन्हें कंसिडरेशन रहता है कि उनकी नाक थोड़ी इतनी सुंदर नहीं है या इतनी शार्प नहीं है। तो हमारे पास युवक-युवतियाँ काफ़ी आते हैं ये सर्जरी की माँग लेकर। इनको मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है कि कुछ चोट लगने के कारण या एक्सीडेंट के कारण इनकी नाक टेढ़ी हो गई है या फैल गई है, या फिर बनावटी तौर से डेवलपमेंटल तौर से ही थोड़ा सा जो है नाक का शेप या तो ज़्यादा उभरा हुआ रहता है या थोड़ा सा चपटा रहता है। तो इस तरीके के पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर आते हैं ये सर्जरी के लिए। डॉक्टर हिना, ब्यूटिफिकेशन एक अकेला कारण है या फिर सांस लेने में रुकावट होने पर भी राइनोप्लास्टी की जाती है? तो दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पर क्योंकि मैं एक नाक कान गला विशेषज्ञ हूँ, मेरे पास ज़्यादातर सांस लेने में जिन पेशेंट्स को रुकावट होती है, इस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। सांस लेने में रुकावट दो कारणों के कारण होती है। एक है कि बनावटी तौर पर ही थोड़ी सी नाक की हड्डी जो है टेढ़ी रहती है, और दूसरा कि कोई एक्सीडेंट के कारण या कोई इंजरी के कारण, नाक पे चोट लगने के कारण अक्सर नाक की हड्डी का बाहरी भाग एवं अंदर का दोनों का टेढ़ापन आने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और इस सर्जरी द्वारा हम दोनों को बहुत अच्छे से दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आकार भी बदल सकते हैं और सांस लेने में भी सुधार आ जाता है। बिल्कुल, यानी कि सौंदर्य के साथ साथ सांस लेने की तकलीफ भी राइनोप्लास्टी से दूर की जा सकती है। डॉक्टर हिना, अब आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे, राइनोप्लास्टी सर्जरी किस तरह की जाती है? जी। क्या इस सर्जरी में दर्द होता है? जी, राइनोप्लास्टी सर्जरी एक कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों सर्जरी है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे इन पेशेंट्स को कुछ भी तकलीफ हो, तो हम ये सर्जरी यूजुअली पूर्ण बेहोशी में करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसमें हाथ पर एक छोटी सुई लगाई जाती है जिससे बेहोशी की दवा देकर पेशेंट को बेहोश किया जाता है। तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को इसमें कुछ भी पता नहीं चलता, कोई दर्द नहीं होता। ऑपरेशन खत्म होने के बाद नाक के अंदर कुछ पट्टियां रहती हैं, नाक के ऊपर एक प्लास्टर स्प्लिंट रहता है, जिसके भी निकालने की प्रोसीजर में पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर हिना, क्या ये जो सर्जरी है ये एज फैक्टर पर भी डिपेंड करती है? इस सर्जरी को करवाने की सही उम्र क्या है? क्या बच्चों में भी ये सर्जरी की जाती है? तो आप आमतौर पे ये मान के चलिए कि चेहरे की जो अपनी बनावट है वो 17 साल की उम्र तक पूरी तरीके से चेहरे की हड्डियां डेवलप हो जाती हैं, तो इसके बाद ये सर्जरी करना सेफ है। पर कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि छोटे बच्चों में नाक की जब हड्डी बहुत टेढ़ी होती है और नाक का बाहरी पार्ट भी टेढ़ा रहता है,
तो हमें ये सर्जरी दो स्टेज में करनी पड़ती है। एक छोटा प्रोसीजर करके हम सांस को खोल देते हैं और उसके बाद शेप के लिए हम दूसरी सर्जरी बाद में प्लान कर सकते हैं जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद। आमतौर पर डॉक्टर हिना, यूथ में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है राइनोप्लास्टी की बात की जाए या अगर सौंदर्य की बात की जाए, तो आमतौर पर क्या आपने कभी किसी बच्चे को भी ऐसा कोई केस हैंडल किया हो राइनोप्लास्टी का, और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें आए? ओके। तो छोटे बच्चों में हमने अक्सर ये सर्जरी करी है। उसमें हम ये ध्यान रखते हुए करते हैं कि नाक की जो डेवलपमेंट के लिए जो हड्डियाँ रहती हैं उनको हम ज़्यादा छेड़छाड़ न करते हुए नाक के शेप को सुधारें और अंदर की हड्डी को भी सीधा करें ताकि बच्चे को सांस लेने में अच्छी सुविधा हो जाए। इसी के साथ में अगर नाक के पीछे जो एक टॉन्सिल रहता है उसे कहते हैं एडिनॉइड, अगर वो भी बड़ा रहे जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो उसे भी हम ठीक करते हैं। उसी सर्जरी के साथ उसे भी ठीक करके और सांस लेने में हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर सर्जरी के बाद की बात की जाए मैम, राइनोप्लास्टी के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है? मरीज़ अपने डेली रूटीन में कब लौट सकता है? तो राइनोप्लास्टी सर्जरी का रिकवरी टाइम हम अक्सर 1 महीने से 3 महीने तक का बताते हैं। नाक के ऊपर जो प्लास्टर रहता है वो लगभग 10 दिन के आसपास हम रखते हैं। उस दौरान हम पेशेंट को कहते हैं कि आप घर से अपना सारा काम, उठना बैठना खाना पीना सब आराम से कर सकते हैं। 10 दिन के बाद वो प्लास्टर निकलता है। तब हम पेशेंट को ज़रूर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर वो चश्मा पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करें ताकि चश्मे के वजन से हमारी नाक की हड्डियों का कुछ आकार न बदले। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं वो हम थोड़ा डिस्करेज करते हैं कि पेशेंट न खेले, क्योंकि अभी भी नाक हीलिंग स्टेज में रहती है। ऐसे में अगर कुछ चोट लग जाए तो ऑपरेशन खराब हो सकता है। नाक के ऊपर की जो सूजन रहती है ऑपरेशन के बाद, वो सूजन उतरने में लगभग हम मान के चलते हैं कि 1 से 3 महीने तक का समय लगता है। और इस 1 से 3 महीने के समय में मैम क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? ना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें बल्कि फूड और डाइट की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल। तो यूजुअली हम पेशेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बहुत बाहर का खाना, तेल वाली चीज़ें, खटाई की चीज़ें ये न लें, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पकड़ लेते हैं हम बाहर के खाने से। तो ये सब चीज़ों से सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा कहीं पे भी धूल धुएं की, कंस्ट्रक्शन की जैसी जो जगह होती हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में धूल हवा में रहती है, इन जगहों पे हम जाने से पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एक प्लास्टर कास्ट भी दिया जाता है रात में लगा के सोने के लिए, ताकि हम जब करवट बदलें या सोने की पोजीशन के कारण, हाथ लगने के कारण कुछ चेहरे में बदलाव ना आए। जी, साथ ही देखा जाता है मैम, कई बार जो लोग इस सर्जरी को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके साथ ये होता है कि पेरेंट्स कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, डर जाते हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा आगे जाकर ये। क्या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी सर्जरी के बाद देखने को मिल सकती हैं? जी। तो सर्जरी ऐसे अगर आप इसको कंपेयर करें न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी से, तो ये इतनी भी सीरियस या डरावनी सर्जरी नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ डेलिकेट सर्जरी। और इसमें डॉक्टर और पेशेंट का सामंजस्य, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी सर्जरी से क्या अपेक्षित रखते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है सर्जरी के बाद, और वो सर्जन क्या डिलीवर कर सकता है, क्या सर्जरी से प्राप्त कर सकते हैं, वो दोनों मैच होने चाहिए। जब ये मेल मिलाप अच्छा रहता है तो सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, पेशेंट भी खुश रहते हैं। डेफिनेटली एक डर तो रहता है, क्योंकि है तो ये सर्जरी ही, तो डर तो रहता है, पर इसमें इतने भी कुछ मेजर रिस्क नहीं है जिससे अपने को बहुत डरने की ज़रूरत रहे। डॉक्टर हिना, एशियन सेंटर की अगर बात की जाए जिससे आप बिलोंग करती हैं, किस तरह के केसेस आप डील करते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के?
जी, तो एशियन सेंटर फॉर ईएनटी बेसिकली एक सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे नाक कान गले के सामान्य ऑपरेशन भी होते हैं, साथ ही में दूरबीन, माइक्रो डिब्राइडर, कॉबलेटर असिस्टेड सर्जरीज भी होती हैं। इसी के साथ साथ राइनोप्लास्टी, हेड एंड नेक सर्जरी भी यहाँ पे की जाती है। तो आप मान के चलिए कान नाक गले से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। साथ ही में तोतलेपन के लिए स्पीच थेरेपी वगैरह ये सब भी हम सुविधा देते हैं। राइनोप्लास्टी में क्योंकि हम कान नाक गले के विशेषज्ञ हैं, तो हमारे पास आमतौर फंक्शनल अलोंग विद कॉस्मेटिक केसेस आते हैं ज़्यादातर पे। कई हमने केसेस जो कटे तालु, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट होते हैं, उनके भी हमने कई ऑपरेशन किए हैं और उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। जिस तरह से डॉक्टर हिना आपने बताया कि आप नाक कान गला विशेषज्ञ हैं, अक्सर नाक की समस्या के लिए सेप्टोप्लास्टी या एंडोस्कोपी, साइनस सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी राइनोप्लास्टी के साथ की जा सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर ऐसा हो तो? जी, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी नाक के, जैसे मैंने आपको समझाया कि राइनोप्लास्टी सर्जरी नाक के आकार विकार दोनों के लिए है। साथ ही में अगर किसी पेशेंट को साइनस की प्रॉब्लम, जैसे कि साइनस में बार बार इन्फेक्शन होना, साइनस बंद होने के कारण उसके अंदर बलगम जमा होना, फंगल साइनोसाइटिस होना, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स रहती है या नाक में मस्से हो जाना, तो ये सर्जरी भी हम राइनोप्लास्टी के साथ कर सकते हैं। ऐसे में हमें राइनोप्लास्टी के दौरान दूरबीन से और डिब्राइडर की मदद से हम ये सर्जरी को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। साथ ही में अगर नाक के मस्से या टर्बिनेट भी बड़े होते हैं तो उन्हें भी हम सफलतापूर्वक छोटा करके सांस की रास्ते को और अच्छे से खोल सकते हैं। अगर मैम राइनोप्लास्टी की बात की जाए तो आमतौर पर देखा जाता है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए महिलाएं यानी कि फीमेल सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं इस सर्जरी को कराने के लिए। आपसे थोड़ा सा तथ्य समझना चाहूँगी, कितने मेल्स इस सर्जरी को ऑप्ट करते हैं? तो इस पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें मेल पेशेंट्स ज़्यादा हैं फीमेल से। तो आजकल मेल्स में भी अपने सौंदर्य को लेके, अपने चेहरे को लेके काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। एंड वो भी चाहते हैं कि हम भी हमारा भी नाक एकदम अच्छा और नुकीला हो जाए। और ऐसे में कई बार ये भी मिथ्स रहते हैं कि इस सर्जरी के बाद हो सकता है कि यंग है, ब्रीदिंग इश्यूज पेशेंट में रहें, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? जी, तो ब्रीदिंग इश्यूज कई बार रहते हैं क्योंकि जब नाक का बाहरी पार्ट टेढ़ा रहता है, आप ऐसा इमेजिन करिए जैसे कोई कर्टन की अगर रॉड है, अगर रॉड ही टेढ़ी है तो नीचे का पर्दा भी टेढ़ा ही गिरेगा। उसी तरीके से अगर हमारी नाक ऊपर से ही टेढ़ी है तो अंदर की जो सेप्टम है या जो हड्डी है जो नाक को दो भाग में डिवाइड करती है, वो हड्डी भी टेढ़ी ही रहती है और उसके कारण से एक तरफ से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब हम राइनोप्लास्टी करके इस नाक की हड्डी को सीधा करते हैं तो पेशेंट्स में सांस लेने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर हिना, इस सर्जरी में नाक पर चीरा लगाया जाता है, क्या इसका निशान परमानेंट रहता है? तो क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है तो सर्जन का हमेशा बहुत ध्यान रहता है कि चेहरे की सुंदरता को हम बढ़ाएं, किसी भी तरीके से ऐसा निशान न दें जो कि चेहरे की सुंदरता को किसी भी तरीके से घटाए। तो जो राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है उसमें नाक की निचली ओर पर एक छोटा सा 3 मिलीमीटर का, 4 मिलीमीटर का एक निशान चीरा देकर नाक को पूरा मॉडिफाई किया जाता है। नाक की जो ऊपर की हड्डियां होती है, नीचे की लचीली हड्डियां होती हैं, इन सबको मॉडिफाई किया जाता है और उसी से नाक का आकार बदलते हैं। ऐसा करने के बाद नाक के नीचे की ओर में 2 या 3 टाके आते हैं, वो भी बहुत महीन टाके होते हैं। इसका निशान आप लगभग मान के चलिए कि महीने भर, 3 हफ्ते बाद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है।
बिल्कुल, यानी कि चीरा लगने के बाद ये निशान ज़्यादा दिनों के लिए आपको परेशान नहीं करने वाला है। डॉक्टर हिना, हम लोगों ने मेल्स की बात करी और जब मेल्स की बात होती है तो आम तौर पर ये बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सामने उठता है कि मेल्स जो होते हैं वो खर्राटों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या ये सर्जरी उनको उनसे भी निजात दिला सकती है? जी, तो खर्राटे एक्चुअली आने के कई कारण होते हैं। अगर सारी जाँचों के बाद ये पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसका मतलब है कि नाक और गले के बीच की भाग में, अगर वहाँ कहीं रुकावट है और उसके कारण पेशेंट को खर्राटे की तकलीफ है, तो ज़रूर राइनोप्लास्टी या सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से इसमें अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट या एंडोस्कोपी करा के हम ये विस्तार में पता करें कि ये खर्राटों का कारण क्या है। हुँ। अगर ये नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण या नाक के मस्सों के कारण है, तो डेफिनेटली राइनोप्लास्टी सर्जरी से इसमें फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि राइनोप्लास्टी से आप खर्राटों से भी निजात पा सकते हैं। डॉक्टर हिना ने बहुत ही विशेष जानकारी दी। चलिए डॉक्टर हिना, अक्सर सुना जाता है कि नाक के आकार को बदलने के लिए आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कई बार जो छोटी या चपटी नाकें रहती हैं, उनमें कहीं न कहीं कुछ मटेरियल की डेफिशिएंसी रहती है और उसको बड़ा बनाने के लिए हमें कुछ एडिशनल मटेरियल लगता है। अब ये मटेरियल कई जगहों से हम ले सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन हो गया, गोर्टेक्स, पोरेक्स, इस तरीके के मटेरियल आते हैं विच आर ऑल्सो बायोकम्पैटिबल, बिल्कुल हमारे शरीर में यूज़ किए जाते हैं सालों से। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे शरीर का ही अगर हमने अवयव या भाग लिया, तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा भरोसेमंद रहते हैं और उनमें इन्फेक्शन रिएक्शन की चांस कम रहते हैं। हम आमतौर पर या तो कान के पीछे की भाग से एक थोड़ा-सा लचीली हड्डी कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हैं। हम ट्राई करते हैं नाक के अंदर ही जो हमें मटेरियल मिल जाए, जो कार्टिलेज मिल जाए, उसे यूज़ करें। और जब मेजर रिकंस्ट्रक्शन चाहिए रहता है, जब काफ़ी एडिशनल मटेरियल लगता है, जब बहुत नाक छोटी है या सकड़ी हुई है, उस केस में ज़रूर हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमारी जो फासलियाँ होती हैं, जो रिब केज होता है, उसके नीचे की ओर की जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, उसके आगे के कार्टिलेज को हम यूज़ करते हैं। इस कार्टिलेज का हमारी ब्रीदिंग पे या हमारी फंक्शनिंग पे कोई ज़्यादा असर नहीं रहता, और पर ज़रूर एक एडिशनल चीरा लगता है छाती की निचली ओर पे 2 सेंटीमीटर का। बिल्कुल, आपने ये जो प्रक्रिया बताई, इसके बाद मैं समझना चाहूँगी कि ऐसा कोई केस आपने देखा हो जहाँ पे पेशेंट सैटिस्फाइड ना हो कि नोज़ जो है वो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा फेक लगने लगी है। क्या कहेंगे? जी, तो यूजुअली मैं ये मानना चाहती हूँ कि अगर अपना पेशेंट खुश है, इसका मतलब ये है कि आपने पेशेंट से ऑपरेशन के पहले अच्छे से विस्तार में बात करी है, आपने अच्छे से समझा है कि पेशेंट अपनी सर्जरी से क्या अपेक्षित रखता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस सर्जरी, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छी तरीके से पेशेंट फ्रैंकली समझा सके कि उसे क्या तकलीफ है, उसे अपनी नाक में क्या अच्छा नहीं लगता, और डॉक्टर ये समझा सके कि सर्जरी से कितनी इसमें सफलता पा सकते हैं हम। कई बार हुँ। पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं फेमस सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो लेके, वो चाहते हैं कि उनकी नाक ऐश्वर्या राय जैसी बन जाए या ऋतिक रोशन जैसी बन जाए, पर अक्सर ये संभव नहीं होता क्योंकि सबके चेहरे की बनावट अलग-अलग होती है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को हमें मना भी करना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है और हमें ये सर्जरी हम नहीं कर सकते। तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पेशेंट को ये बताना है कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, और तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं और तभी आपके पेशेंट हमेशा खुश रहेंगे। बिल्कुल, और अगर आपकी इस बात पर ज़िक्र किया जाए तो एथिकली भी और एथनिकली भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा डेली लाइफ में। डॉक्टर हिना, कुछ देर पहले ही आपने क्लेफ्ट लिप और पैलेट के मरीज़ों का ज़िक्र किया है। उनके जो नाक का आकार है वो बिगड़ जाता है सर्जरी के बाद। इससे राइनोप्लास्टी द्वारा किस तरह से उसे ठीक किया जा सकता है?
तो जो क्लेफ्ट लिप पेशेंट्स होते हैं, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जन्मजात तौर पर अपने चेहरे की कुछ हड्डियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण से नाक का एक भाग थोड़ा सा कम विकसित होता है। ऐसे में हमें जब होंठ का, तालू का और दांतों का ट्रीटमेंट जब पूर्ण तरीके से हो जाता है, इसके बाद नाक की सर्जरी की जा सकती है। इसमें कुछ एडिशनल बोन ग्राफ्ट्स और रिकंस्ट्रक्शन लगता है, जिसके लिए हमें, जैसे मैंने समझाया था, फासली का एक टुकड़ा लेना पड़ सकता है और उसी द्वारा उससे नाक का ढांचा अच्छे से बना करके और सकारात्मक चेंज ला सकते हैं इन पेशेंट्स के चेहरे में, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इन पेशेंट्स में। बिल्कुल। तो डॉक्टर हिना, ये तो हमने इस सर्जरी के सक्सेस की बात कर ली, कितना सफल ये सर्जरी हो सकती है। आपसे समझना चाहूँगी अब कि इस सर्जरी में रिस्क क्या-क्या हो सकते हैं? जी, तो आमतौर पे किसी भी सर्जरी की हम बात करें तो बेसिक रिस्क जो एनेस्थीसिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये रिस्क और राइनोप्लास्टी के साथ भी जुड़े रहते हैं। पर अगर अच्छा प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल किया जाए, सब जांचें की जाए, तो इन सब रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आमतौर पे हमने जो देखे हैं साइड इफ़ेक्ट्स, वो यही रहते हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग ज़्यादा होता है या कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पर वो भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मेजर रिस्क फैक्टर्स इस सर्जरी के साथ नहीं देखे गए हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर हिना, देखा जाता है कि जो लोग इस सर्जरी को ऑप्ट करते हैं काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आफ्टर बिफोर लुक में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो सर्जरी के पश्चात नाक कैसी दिखेगी, इसका अनुमान लगाने का क्या कोई तरीका है? जी, तो आजकल इतना आईटी इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट है कि आज वी आर वेरी लकी टू हैव सर्टन मॉर्फिंग सॉफ्टवेयर्स। काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें चेहरे की बनावट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, बड़ा छोटा करके दिखाया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि चेहरा आपका सर्जरी के बाद कैसे दिखेगा। थोड़ी सी नाक को हम उठा करके, थोड़ा सा बिठा करके, इस तरीके से मॉडिफिकेशंस करके ग्राफिक्स पे हम दिखा सकते हैं कि आपकी नाक कैसे दिखेगी। बट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है और रियल लाइफ सर्जरी नहीं है, तो एक रफ अनुमान हम लगा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। और डॉक्टर है ना, कॉस्मेटिक ये सर्जरी जो होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली मानी जाती हैं, और कई बार हम सुनते हैं कि कई लोग इसका इंश्योरेंस भी करा लेते हैं। क्या राइनोप्लास्टी इंश्योरेंस द्वारा कवर की जाती है? तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में राइनोप्लास्टी या कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी इंश्योरेंस द्वारा कवर्ड नहीं रहती है। बट अगर हम राइनोप्लास्टी करा रहे हैं क्योंकि हमारी नाक टेढ़ी है, सांस लेने में दिक्कत है, या हमें चोट लगने के कारण हमारी नाक खराब हुई है, इन केसेस में ज़रूर कुछ पार्ट इस सर्जरी का इंश्योरेंस द्वारा कवर हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर हिना, इस कॉन्वर्सेशन के बाद अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को? आप कह सकती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है, ये एक आजकल इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है, मेनली क्योंकि लोग अपने चेहरे को लेके काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि छोटी छोटी त्रुटियों को भी वो ठीक कराना चाहते हैं। ऑल्दो कई बार एक्सीडेंट केसेस होते हैं जो जिनमें नाक चपटी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, रिस्क फैक्टर्स बहुत ही कम है। और जब भी ऐसा पेशेंट को लगता है 17 साल की उम्र के बाद ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर हिना, काफ़ी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन था और काफ़ी जानकारियाँ आज आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज डॉक्टर हिना बख्शी देशमुख से राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में हमने खास जानकारी ली। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी नाक की किसी समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर हिना से संपर्क कर सकते हैं और निदान ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उसके उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।